सेम वॉल्टन, हो सकता है नाम आपने सुना हो सकता है नाम आपने न सुना हो, लेकिन अब मैं एक ऐसा नाम लूंगा जो हम सभी ने सुना है। वो नाम कौन सा होगा? वो नाम होगा वॉलमार्ट। अब वॉलमार्ट का नाम तो सभी ने सुना है, हम सब वॉलमार्ट में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पैकेजेस हमें मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हमें डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट किस तरह से मिलता है, वो वॉलमार्ट किस तरह से खोला? वो सेम वॉल्टन ने ही तो खोला था भैया एक टाइम पहले, जो अभी तक चला आ रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं सेम वॉल्टन की बात क्यों करने वाला हूँ? क्योंकि वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में थे वो भी। सो अभी यहाँ पर नहीं है हमारे साथ, लेकिन अगर हम बात करें कि वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली कौन सी है, तो सैम वॉल्टन की फैमिली है। क्योंकि वॉलमार्ट के जो डिवाइड है परसेंटेज, वो उनकी फैमिली वाइज डिवाइडेड है, और उनके 4 बेटे हैं जो कि वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली में बिलोंग करते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे वर्ल्ड रिचेस्ट फैमिली ऑफ द ईयर, तो आपको निकलेगा कि वॉल्टन फैमिली, जो वॉल्टन फैमिली है वो वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली। अब वॉल्टन सर, मतलब अगर सैम वॉल्टन जी की बात करें तो किस तरह से उन्होंने वॉलमार्ट को स्टार्ट किया, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, उन्हीं की बायोग्राफी में रीड करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आज वो हमारे साथ होते तो आई डोंट थिंक उनको कोई भी कवर पाता। और वर्ल्ड के फर्स्ट बिजनेसमैन कौन होते हैं आप सोच सकते हैं? अगर मैं बता रहा हूँ, उनके 4 सन है और चारों के पास उनकी प्रॉपर्टी डिवाइडेड है, उनका जितनी भी नेटवर्थ है वो डिवाइडेड है। तो वो चारों अगर मिल जाते हैं तो वो जो फैमिली है वो वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली है। अगर वो सिंगल हैंडेडली यूज कर रहे होते हैं आज के टाइम में, तो वो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन होते हैं ना। मतलब इतनी ज्यादा नेटवर्थ कि उन्हें कोई भी कवर ही नहीं कर पाता, और कितने सालों से होते, क्योंकि ये फैमिली तो कितने सालों से मिलीनियर बनी हुई है, बिलीनियर बनी हुई है। समझ में उन्हीं की बायोग्राफी रीड करने वालों की किस तरह से उन्होंने वॉलमार्ट बनाया था। वॉलमार्ट को बनाने का लोगों को डिस्काउंट प्रथा समझ में आई, क्योंकि अभी तक तो जो जीवन में हमें डिस्काउंट पता ही नहीं था, अगर वो पता चला तो हमें वॉलमार्ट के बाद डिस्काउंट पता चला, लोग वहां से शॉपिंग करने लगे। आज भले हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन 11,500, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें तो मोर देन 11,500 प्लस वॉलमार्ट के शोरूम्स हमें देखने को मिलते हैं, जहां हम जाते हैं, जहां अच्छे खासे डिस्काउंट लेते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो आज मैं उन्हीं के बायोग्राफी रीड करने वाला हूँ, सैम वॉल्टन जी के। मैं हूँ आपका विजय निखिल, आप देख रहे हैं BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है विद यंगस्टर्स का। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बचपने से, क्योंकि अगर हम बात करें किसी की भी पूरी लाइफ जर्नी की तो सबसे पहले स्टार्टिंग बचपन से ही होती है। और सैम वॉल्टन का बचपन कैसा रहा, लेट्स चेक इट आउट। सैम वॉल्टन जी का जन्म हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक गांव में। मार्च 29, 1918 में इनका जन्म हुआ। और इनके जन्म के लिए सेकंड सन थे, जो अपने फादर के सेकंड सन थे। तो इनके फादर जो थे एक फार्मर थे, वो वहाँ पर खेती किया करते थे, वहाँ पर मिल्क सेल किया करते थे, वहाँ पर अंडे बेचा करते थे, एग सेल आउट किया करते थे। और उनकी आमदनी बहुत ही कम हुआ करती थी। और जब 2 सन्स थे उनके पास, तो वो किस तरह से उनका पालन पोषण करते। और बात करें जब ये 10-11 साल के थे, जब वहाँ पर बहुत एक मंदी का टाइम चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो इनको बचपन से ही बहुत ज़्यादा काम करने पड़े थे। बचपन से ये बताते हैं इन्हें पैसे की जो वर्थ थी वो एक्चुअली इन्हें पता थी, क्योंकि बचपन में जब ये 11-12 साल के थे, इन्हें स्टडी में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, पढ़ाई तो ये करते ही थे, पढ़ाई से कभी भी इनका रुझाव नहीं था, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन था। लेकिन पढ़ाई के अलावा भी इन्होंने बहुत सारे वर्क है जो 12-13 साल की उम्र में ही करना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि ये न्यूज़पेपर सुबह सुबह घर घर जाके दिया करते थे, ये मैगजीन्स को सेल आउट किया करते थे, अपने फादर के साथ मिल्क सेल आउट करने के लिए जाया करते हो। बचपन से इन्हें पैसे की वर्थ पता चल चुकी थी कि पैसा कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफस्टाइल बिताने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। अब जब ये 14-15 साल के हुए तो यहाँ पर पढ़ाई की दिक्कत आने लगी, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के गांव में रहते थे। तो इनकी जो पूरी फैमिली थी यहाँ से कोलंबिया शिफ्ट हो गई। कोलंबिया शिफ्ट होने के बाद ये अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करते गए, पढ़ाई तो कर ही रहे थे, बट साथ ही साथ अपने अलग अलग वर्क भी कर रहे थे। बचपन में इन्होंने कार क्लीनिंग की एक जॉब भी की है। मतलब ये बताते हैं कि इन्होंने कोई भी काम इनके लिए छोटा नहीं है, इन्होंने जितने भी काम किए हैं, इन्होंने कार क्लीनिंग भी काम किया है, एज अ वेटर इन्होंने रेस्टोरेंट में भी काम किया है। और इन सब काम के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते गए। जब ये ग्रेजुएशन करते थे तो दिन भर जब अपने कॉलेज में निकलने के बाद मॉर्निंग में ये लोगों की कार साफ किया करते थे। इवन इन इवनिंग शिफ्ट में भी ये एज अ वेटर किसी होटल में वहाँ पर वर्क किया करते थे। सो ये जितने भी पैसे वहाँ से मिलते थे अपने घर में मदद करने के लिए दिया करते थे। यहाँ जैसे इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो इन्होंने ग्रेजुएशन के 2 दिन बाद एक वर्क ज्वाइन कर लिया था, दैट इज अ मार्केट। अगर हम बात करें, एक मॉल वहाँ पर हुआ करता था, मॉल में इन्होंने वहाँ पर वर्क करना स्टार्ट किया। और वहाँ के मालिक इनसे ज़्यादा खुश नहीं रहा करते थे, क्योंकि पर इन्हें निकाला भी नहीं करते थे। इसके पीछे मैं आपको 2 रीजंस बताता हूँ। वहाँ के मालिक कहा करते थे तुम बहुत अच्छे सेल्समैन हो, तुम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से सेल आउट कर सकते हो, लेकिन इन्हें कस्टमर को इंतजार कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था। क्योंकि वहाँ पर एक प्रोसीजर हुआ करता था कि कस्टमर की आईडी लिखी जाती थी, कस्टमर का नेम लिखा जाता था, उन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट परचेस किए, ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी। और इनका जो मामला रहता था बड़ा रफ रहता था। ये जो भी लिखते थे ये कि खुद ही लिखते थे, खुद ही समझते थे, और बाकी लोगों को इनकी चीज़ें समझ में
में नहीं आती थी। तो कहते थे हम तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि तुम यहाँ पर अच्छा वर्क कर रहे हो, तुम सेल्समैन बहुत अच्छे हो, लेकिन अपनी राइटिंग पे भी ध्यान दो, अपनी स्किल्स पे भी ध्यान दो। और ये कहते थे कि मुझे कस्टमर को वेट कराना नहीं पसंद, इसलिए मैं काम को वो जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 18 मंथ इन्होंने वहाँ पर जॉब की, $85 इन्हें वहाँ पर सैलरी मिल रही थी और इन्हें धीरे धीरे नॉलेज होने लग गया था कि किस तरह से एक शॉप को चलाया जा सकता है, किस तरह से एक मॉल को चलाया जा सकता है। 18 मंथ्स वहाँ पर इन्होंने जॉब की। तो हम बात करते हैं 1941-1942 की, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो चुका था। सो 1942 में इन्हें सेना में भर्ती कराया गया क्योंकि इनके फादर ने कहा था कि अब तुम देश के लिए थोड़ी सी मेहनत करो। तो 1942 में जब ये अपनी 18 मंथ वहाँ पर जॉब कर चुके थे मॉल में, वो छोड़ने के बाद इन्होंने सेना ज्वाइन की और 1943 में 14 फेब को, वैसे तो उस टाइम पर वैलेंटाइन वाली प्रथा नहीं चला करती थी, अब चला करती, लेकिन 14 फेब 1943 को इनकी यहाँ पर शादी हो चुकी थी और 1942 में इन्होंने यहाँ पर सेना को ज्वाइन कर लिया था। अब 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपको याद होगा चला था। 1942 में जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ, इन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन किया। इन्होंने जो आर्मी का सपोर्ट किया था, इन्होंने जो आर्मी में गए थे वहाँ से हटे। अब इन्होंने सोचा कि अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरे अंदर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी है, मेरे साथ मेरी वाइफ है, तो मैं आगे क्या करूँ। लेकिन जब यहाँ पर इन्होंने सेना से रिजाइन किया, जब वहाँ से इन्होंने जॉब छोड़ी तो इनकी जेब में 5000 रुपीज़ थे। अब इन्होंने सोचा कि मेरे पास 5000 रुपीज़ है, अब मैं कुछ खुद के बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो इनकी इच्छा थी कि मैं भी एक कोई शॉप खोलूँ, मैं भी एक कोई मॉल खोलूँ जहाँ पर लोगों को चीज़ें अवेलेबल हो जाए। जब वो कुछ ढूंढने आए तो वो चीज़ें, जिस तरह से हम मॉल में जाते हैं हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें रहती है अवेलेबल, वहाँ पर हमें रहता है कि हमें क्या परचेस करना है। तो इनका एक मॉल टाइप का कुछ खोलने की इच्छा थी जहाँ पर लोग आके कुछ चीज़ें परचेस कर पाए, बट इतना ज़्यादा पैसा भी इनके पास नहीं था कि ये इन्वेस्ट करें। तो ये बहुत टाइम तक ढूंढ रहे थे कि किसे इन्वेस्ट करूं। तो वहाँ पर इन्हें एक शॉप मिली जो कि $25,000 में एक बंदा सेल आउट कर रहा था। इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा हुई कि उस शॉप को ये परचेस करें, $25,000 वहाँ पर दें, बट इनके पास थे $5,000 रुपीज़। तो इन्होंने सबसे पहले अपने दोस्तों से पूछा कि क्या आप मुझे 20,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ यहाँ ये शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि किसी को भी इन पर भरोसा नहीं था। फिर ये बैंकों में गए कि बैंक वालों से लोन मांगा कि आप मुझे प्लीज़ लोन दे दीजिए, अगर जैसे ये कंपनी मेरी प्रॉफिट में जाएगी, जैसे जो मेरा नया प्लान है ये आइडिया वर्क करने लगेगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। बैंक ने भी मना कर दिया। जब ये सब जगह से हार गए, इनकी वाइफ हेलन, जिनसे इनकी शादी हुई थी 1943 में, उनके फादर इन लॉ ने उन्हें पैसे दिए और कहा कि आप ये पैसे रख लीजिए। $20,000 दिए कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और लोन के तौर पे दिए थे, ऐसे भी नहीं दिए थे कि आप मुझे ये वापस से रिटर्न कीजिएगा ब्याज समेत। तो इन्होंने उनसे पैसे लिए और उसके बाद वहाँ पर इन्होंने अपनी एक शॉप खोली $25,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके। और शॉप जो खोली थी वो पहले से ही चल रही थी, पहले से ही बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी। अब इन्होंने अपना यहाँ पर नया कुछ ट्राई करने की सोची थी, अभी तक खुद के हाथ से कोई बिजनेस किया नहीं था, बट ये फर्स्ट बिजनेस करने जा रहे थे। सो इनकी जब फर्स्ट शॉप खुली तो यहाँ इन्होंने काम स्टार्ट किया, लेकिन उस काम स्टार्ट करने के बाद भी इन्होंने लाइफ में क्या क्या किया, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है। बिजनेस के स्टार्ट के साथ इन्होंने एक दो प्लानिंग की, जो कि इनकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा सक्सेस रही। लेकिन इस स्टोरी से हमें एक सबक भी मिलता है, इसके आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने अपना प्लान किया कि किस तरह से हम कस्टमर को अट्रैक्ट करें कि वो यहाँ पर आना स्टार्ट करें, क्योंकि इन्होंने जब आसपास का कॉम्पिटिशन देखा तो पहले ही हिम्मत हार गए थे कि मैंने $25,000 इन्वेस्ट तो कर दिए, अब मैं इसे किस तरह से कवर करूँ, क्योंकि आसपास कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने एक छोटी सी स्ट्रेटजी लगाई और उसमें दिमाग ये लगाया कि इन्होंने अपने शॉप के बाहर, अपने पूरे मॉल के बाहर इन्होंने एक शॉप पे खड़ी की, वहाँ पर एक ठेला इन्होंने खड़ा किया जो कि आइसक्रीम सेल आउट करता है। अब आइसक्रीम वहाँ पर इतनी कॉमन चीज़ है, हम कहते हैं हर जगह इतनी कॉमन चीज़ है कि आइसक्रीम खाने के लिए लोग आते हैं। तो इन्होंने आइसक्रीम जो दाम की थी उससे कम दाम में यहाँ पर आइसक्रीम देना लोगों को स्टार्ट किया। तो लोगों की वहाँ पर भीड़ उमड़ने लगी, क्योंकि लोग वहाँ पर आइसक्रीम खाने जाते थे। बट लोग जब आइसक्रीम खाने जाते थे, लोग देखते थे यहाँ पर तो दुकान बहुत अच्छी है, यहाँ पर तो ये मॉल के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम इसे जाके परचेस करते। तो लोगों को अटेंशन देखने के लिए, लोगों का अटेंशन लेने के लिए उन्होंने आइसक्रीम की शॉप बाहर लगा ली। और देन वहाँ पर जब लोग अंदर आते और अंदर यहाँ पर चीज़ें देखते, तो अंदर आने के बाद लोग चीज़ें परचेस भी करते थे। 3 साल के अंदर यहाँ पर इन्होंने अपना प्रॉफिट को 3 गुना कर लिया था। यहाँ हम कह सकते हैं ग्राफ जो था धीरे धीरे ऊपर जाने लगा था, और उन्हें लगा कि अब मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हो चुका हूँ। पर अगर उन्हें ऐसा लगा तो 3 साल बाद हुआ क्या, 3 साल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके थे, 3 इंटू प्रॉफिट होने लगा था, ग्राफ जो था धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। पर उन्होंने यहाँ की प्रॉपर्टी की लीज साइन करी थी। जब बातों पे ध्यान नहीं दिया था, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया था, वहाँ के ऑनर ने लिखा था कि यहाँ जो आप लीज पे आप ज़मीन ले रहे हैं, जो आप रेंट पे ज़मीन ले रहे हैं, वो 3 साल के बाद उसका लीज हट जाएगा, और ये मेरे ऊपर है कि आपको इसको बढ़ाना है तो मैं आपको परमिशन दूंगा, तो ही आप इसको आगे बढ़ा सकते, तो ही आप इसके रेंट पे परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर वो बहुत
बहुत खुश थे कि मेरा जो है काम बहुत अच्छा चल रहा है और यहाँ पर 3 साल कंप्लीट हो चुके। इनके मालिक ने आके कहा कि यहाँ पर आपके 3 साल जो थे शर्त के अनुसार वो कंप्लीट हो चुके, अब आपको ये खाली करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम वापस से रेंट आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर मालिक के मन में आ चुका था, जो वहाँ ऑनर थे जिस बिल्डिंग के, उनके मन में आ चुका था कि मैं मेरे बेटे को अब ये जो है दारोमदार देने वाला हूँ और ये जो पूरा इन्होंने बनी बनाई सल्तनत है ये मेरे हाथ में आने वाली है। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं सैम वॉल्टन के पास। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ये वापस ले लीजिए, और उनको जितना भी वहाँ के प्रोडक्ट्स थे, जितना भी सामान था, वो कम दामों में वहाँ पर बेचना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो अब इन्होंने यहाँ पर प्रोडक्ट बहुत सारे कम दाम में यहाँ पर दे दिए हैं। पूरी की पूरी जो ज़मीन थी वहाँ पर चले गई है। 3 साल की जितनी मेहनत थी वो वैसी की वैसी ख़त्म हो चुकी है। बट लास्ट में इनके पास के साथ क्या बचता है कि इन्होंने जितनी भी सारी चीज़ें सेल की, क्योंकि 3 साल में 3 इंटू प्रॉफिट किया था तो कुछ तो बचाया होगा ना। तो इन्होंने जब सारी चीज़ें सेल की, सारा वहाँ पर डिस्क्लोज किया अपनी चीज़ें, तो वहाँ पर $50,000 इनके पास इन हैंड रखे हुए थे। तो अब ये इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो हो ही गया था, इनके माइंड में स्ट्रेटजी तो बनी चुकी थी। तो इन्होंने सोचा कि मैं अब क्या करूँ। तो इन्होंने सोचा अब मैं वापस से एक मार्ट खोलता हूँ, और वहाँ पर मार्ट खोलने के लिए इन्होंने सबसे पहले सोचा कि अब मेरे पास 50,000 है तो मैं थोड़ा सा अच्छे से मॉल खोलता हूँ। तो इन्होंने वापस से एक लेविशिंग वहाँ पर दूसरी जगह पर मॉल बनवाया। वहाँ पर अगेन ये वापस से मेहनत करने लग गए, इतनी मेहनत करने लग गए कि वो जो मॉल था उसका नाम रखा था इन्होंने वॉल्टन 5 एंड डाइम, और वो धीरे धीरे 10 साल के अंदर वहाँ पर 16+ स्टोर हो गई। मैं सिर्फ यूएस की बात करूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहाँ पर 16+ इनके फ्रेंचाइजी हो गई, जो कि धीरे धीरे प्रॉफिट वहाँ पर बढ़ता ही जा रहा था। अब 1960 तक इन्होंने 1950 से 1960 तक ये सफ़र बहुत अच्छा चला। 16+ इन्होंने वहाँ पर मॉल्स अपने खोल लिए, फ्रेंचाइजी डिवाइड कर दी, तो इनके पास पैसा तो आने लग गया था। लेकिन अब इनका सपना इतना छोटा थोड़ी था, इन्हें तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना था, इन्हें तो बहुत सारी ड्रीम्स थे, इन्हें तो बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी थी। अब इन्होंने माइंड चलाया कि अभी तक जो ये चला रहे थे वैरायटी स्टोर्स थी, यहाँ पर लोग आते हैं, वैरायटी ऑफ थिंग्स यहाँ पर देखते हैं, वैरायटी ऑफ थिंग्स यहाँ से परचेस करते हैं, लेकिन इन्हें चाहिए था कि अब मैं यहाँ डिस्काउंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च करूँ। तो पहले ये जिनसे परचेस करते थे, मैं थोड़ा सा आपको इन एग्जाम्पल समझाता हूँ कि हम किसी भी चीज़ से लेते हैं तो पहले हमारे पास शॉपकीपर रहता है, फिर रिटेलर रहता है। मतलब पहले यहाँ ये कहीं पर मैन्युफैक्चर होती है, हम कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, वो वहाँ से रिटेलर के पास जाती है, रिटेलर के बाद वहाँ पर शॉपकीपर के पास जाती है, और शॉपकीपर से आप परचेस करते हैं। सो बीच में जो रिटेलर रहते हैं उन्हें जो परचेसिंग रहती है, यहाँ शॉपकीपर भी अपने डिस्काउंट कमाते हैं, अपना प्रॉफिट कमाते हैं, रिटेलर भी अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो इन्होंने डायरेक्टली 1960 कंपनीज से बात करने लगे कि आप अपना डायरेक्ट प्रोडक्ट है, आप विदाउट एनी रिटेल आप हमें दीजिए। और इन्होंने कहा कि मैं रिटेल डायरेक्टली यहाँ से सेल करूँगा और रिटेल मार्केट में खोलना चाहता हूँ। तो कुछ कंपनी जो थे इनके साथ इनका फेवर दे रही थी कि हाँ ठीक है हम आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट्स देंगे, आप डायरेक्टली एज अ रिटेल उन्हें सेल कीजिएगा और ऐसा एक मार्ट बना दीजिए। बट बहुत सारी कंपनी ने मना कर दिया, क्योंकि कोई भी कंपनी क्यों चाहेगी कि हमारा डायरेक्टली सामान प्रोडक्ट परचेस करें, बीच के जितने लोग थे उन्हें ख़त्म करना चाह रहे थे ये। पर लोगों के लिए बहुत फ़ायदे वाली बात थी, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला था। अभी तक डिस्काउंट प्रथा इतनी ज़्यादा चली नहीं जा रही थी, बट इनके मन में प्लान आ चुका था। तो इनके मन में जब प्लान आ ही चुका था तो 1960 से इन्होंने मेहनत करना स्टार्ट की, और 1962 में इन्होंने अपना फर्स्ट मार्ट खोला, जिसको इन्होंने प्राइवेट करवाया, जिनका इन्होंने नामकरण किया और जिसका नाम था वॉलमार्ट। तो 1962 में फर्स्ट वॉलमार्ट खुला था, और जहां पर इन्होंने सारे प्रोडक्ट्स पर एक डिस्काउंट लगा दिया था। अब डिस्काउंट के लिए तो लोग वहां पर आते हैं, तो 1962 में वहां धीरे धीरे करके लोग आने लग गए। वॉलमार्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है, फर्स्ट वॉलमार्ट। इसके आगे की उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने कैसे वॉलमार्ट को आगे बढ़ाया, आइए देखते हैं। 1962 में यहाँ फर्स्ट वॉलमार्ट स्टार्ट हो चुका था, और यहाँ पर लोगों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ने लगी, जो चीज़ें थी यहाँ पर बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों को ऑब्वियस अगर डिस्काउंट में चीज़ें मिलेगी तो वो क्यों नहीं परचेस करेंगे। सोचिए अगर सेम चीज़ आप कहीं से परचेस करें जो आपको 10 रुपीज़ में मिल रही, वही सेम चीज़ अगर आप वॉलमार्ट जाके ले रहे हैं वो आपको 9 रुपीज़ में मिल रही है, तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है। आप ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कितने सारे पैसे बचा सकते हैं। अब डायरेक्ट रिटेलर मार्ट बन चुका था, हर कोई यहाँ से डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स लेके जाने लगा। धीरे धीरे ये बढ़ते गए, 2 साल के अंदर ही इन्होंने 76+ स्टोर्स अलग से यहाँ पर इन्होंने खोल लिए, और 1980 तक आते आते 1980 में इन्होंने 276+ स्टोर्स खोल लिए, जो कि अलग अलग सिटीज़ में बन चुके थे। तो आप सोचिए वो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही थी, तो लोग वहाँ पर आ रहे थे, ये पैसे कमाते जा रहे थे, ये अलग अलग वॉलमार्ट खोलते जा रहे थे, अलग अलग सिटीज़ में वॉलमार्ट बनते जा रहे थे। तो 1980 तक तो बहुत प्रोग्रेस रही। 1985 में तो भैया फोर्ब्स ने इन्होंने अमेरिका का रिचेस्ट मैन घोषित कर दिया था। 1985 में आप सोच लीजिए, जब मतलब इतने टाइम पहले वर्ल्ड के नहीं
अमेरिका के फर्स्ट रिचेस्ट मैन थे वो थे सैम वॉल्टन। तो उसके बाद इनका सफर ऐसे ही चलते ही रहा। 1988 में इन्होंने फिर रिटायरमेंट ले लिया और रिटायरमेंट के बाद जो इनकी नेट वर्थ थी वो थी 2.5 बिलियन। आप सोच सकते हैं 1988 में 2.5 बिलियन इनकी नेट वर्थ थी। उसके बाद 1990 में इन्हें डायग्नोज कैंसर हो गया जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो 1990 में इन्होंने पहले ही अपनी नींव में कह दिया था, सभी लोगों को कह दिया था कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, मेरी जितनी भी नेटवर्थ रहेगी, ये मेरे चारों बेटा बेटी में डिवाइड कर दिया जाएगा। दैट इज 80%, मतलब 20%, 20%, 20%, 20% चारों में डिवाइड कर दिया जाएगा और यही इस जो है चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो वो जो उनकी फैमिली है फिर वॉलमार्ट को आगे बढ़ाने लगी। आज हम देख सकते हैं वॉलमार्ट कौन सी कंट्री में नहीं है, कौन से सिटी में नहीं है, मोस्ट टू मोस्ट सभी सिटीज़ में आपको वॉलमार्ट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें 11,500 प्लस वॉलमार्ट्स पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेंगे एंड वहाँ पर 2.2 मिलियन, मतलब अगर हम बात करें 22 लाख एम्प्लॉयज़ पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं वॉलमार्ट के लिए। और अगर हम बात करें वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली की तो वो भी इन्हीं के लिए आएंगे कि वॉलमार्ट की जो फैमिली है जिन्होंने वॉलमार्ट को आगे बढ़ाया, उसके बाद इन्हीं फैमिली ने जो है दारोमदार अपने कंधों पर लिया और धीरे धीरे वॉलमार्ट अभी भी चली रही है, अभी भी बढ़ी रही है। सो अगर ये आज हमारे बीच होते तो आई थिंक वर्ल्ड के सबसे फर्स्ट रिचेस्ट मैन यही आते और इन्हें कोई भी कवर नहीं कर पाता, क्योंकि अगर अभी की भी बात करें तो 215 बिलियन डॉलर इनकी यहाँ पर नेट वर्थ निकलती है जो कि चारों लोगों में डिवाइड होती है। तो आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर स्ट्रगल देखा। अगर हम बचपन की बात करें, इतने ज़्यादा स्ट्रगल से निकलने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा था ना 2-3 लाइफ लेसन हमें यहाँ पर सीखने को मिलते हैं। एक लाइफ लेसन तो हमें इनकी एक जर्नी से देखने को मिलता है जो इन्होंने फर्स्ट चीज़ स्टार्ट की थी, जहाँ 3 साल में इन्होंने 3 इंटू यहाँ पर प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने एक चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था, दैट इज़ कि 3 ईयर्स की लीज पर ही ज़मीन मिली थी। तो आप ये देखिए, तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी एग्रीमेंट को साइन करते हो या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसकी छोटी छोटी बारीकियाँ भी आपको देखनी चाहिए। देन अगर हम सेकंड बात करें, जिन्हें पैसे की वर्थ पता थी, बिकॉज बचपन में इन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, इतने ज़्यादा काम किए, इन्हें पता था लोगों को पैसे की कितनी इंपॉर्टेंस है और रियल लाइफ में पैसे की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये इन्होंने सोचा कि अगर लोगों को हम डिस्काउंटेड प्रोडक्ट देंगे तो वो ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे और लोग आपके यहाँ ज़्यादा आएंगे। तो इन्होंने जितने प्रोडक्ट्स पे हो सका उतना डिस्काउंट चलाया और आप डिस्काउंट चलाने के बाद भी देख ही सकते हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन है। सो ये सारी इनकी पूरी जर्नी थी, इनकी पूरी बायोग्राफी थी जो मैंने यहाँ पर रीड की। आपको कैसे लगी मुझे बताइए, फीडबैक देके feedback@gmail.com पे। टिल देन दिस इज योर विजय निखिल साइनिंग ऑफ, बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का।